सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। दुकान पर खड़ी मैं तरह तरह के खिलौने देख रही थी। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। हर खिलौनों को हाथ लगाते बड़े तरसती नज़रों से देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। एक ब्राउन बालों वाली डॉल मुझे पसंद आ गई और उसे उठाकर जो ही मैं पीछे मुड़ी तो मेरी चाची नहीं थी। मैंने दाएं बाएं देखा, फिर दिल में सोचा कि चाची कहाँ गई। मैं अपने ख्याल में डूबी बारबी डॉल अपने सीने से लगाए दुकान से बाहर निकलने लगी थी कि दुकानदार ने मुझे पकड़ लिया। गुड़िया, कहाँ लेकर जा रही हो तुम? तो मैंने हड़बड़ा कर गुड़िया को देखा और फिर दुकानदार अंकल को, और फिर दुकान के दरवाजे से बाहर सड़क की तरफ देखने लगी और परेशान से बोली, मेरी चाची मेरे साथ थी, पता नहीं कहाँ गई। कौन चाची? हमने तो किसी चाची को नहीं देखा, दुकानदार ने मुझे घूरते हुए कहा था। मेरी चाची भी मेरे साथ दुकान पर आई होगी, लेकिन दुकान के अंदर तो नहीं आई ना। हमें क्या पता तुम किसके साथ आई हो। अब मेरी बात समझ नहीं रहे अंकल? मैं अपनी चाची के साथ ही आई हूँ। ठीक है, तुम जरूर अपनी चाची के साथ आई होगी, लेकिन गुड़िया रख दो। अंकल ने मेरे सीने के साथ लगी हुई बारबी डॉल की तरफ इशारा करते हुए कहा था, तो मैंने बारबी डॉल को भी अपने सीने से लगाते हुए, मेरी चाची उसके पैसे दे देंगी, आप सब्र कीजिए अंकल जी, अभी आती ही होंगी। और मैं बहुत ज़ोरों से रोकर दुकानदार अंकल से कहने लगी। अंकल ने मुझे कहा, तुम्हारी चाची इस गुड़िया के पैसे दोगी तभी ये गुड़िया तुम अपने साथ ले जा सकती हो, लेकिन फ़िलहाल ये गुड़िया यहाँ रख दो और बाहर जाकर अपनी चाची को देखो। मैंने ना चाहते हुए भी गुड़िया दुकानदार अंकल के हवाले कर दी और उसी टाइम ढेर सारे आंसू मेरी आंखों में उमड़ आए। मैं दुकान से बाहर खड़ी थी और दाएं बाएं दूर तक मेरी आंखें चाची को ढूंढने लगी। या अल्लाह, चाची कहाँ चली गई? मेरे दिल में डर फैलने लगा। बहुत भीड़ वाला बाजार था, उसके साथ से एक रेलवे लाइन थी बिछी हुई। दुकान से बाहर आकर फुटपाथ पर बैठ गई और चाची का इंतजार करने लगी। इंतजार में 2 घंटे बीत गए। मेरी चाची का कोई अता पता नहीं था। वहीं दुकानदार अंकल अपनी दुकान से बाहर आए और मुझसे बात करने लगे और कहने लगे, गुड़िया, तुम्हारी चाची अभी तक नहीं आई क्या? तो मैंने परेशानी से अपना सर हिलाया और फिर दोबारा अपनी दुकान के अंदर चले गए और मैं परेशानी में फिर इधर उधर देखने लगी। अब तो बेवकूफ़ शाम का टाइम भी हो गया था, तो क्या मेरी चाची मुझे जानबूझकर यहाँ छोड़कर चली गई थी? ये ख्याल इस तरह डरावना था कि मैं उठकर खड़ी हो गई। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहाँ जाऊँगी और किसके पास जाऊंगी? मुझे तो अपने घर का रास्ता भी नहीं पता। मैं बार बार अपनी आंखों में आने वाले आंसू साफ करती। मेरे आसपास धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। अब तो कुत्ते की भौंकने की आवाज़ भी मुझे सुनाई देने लगी। दुकानदार अंकल ने मुझे अपनी दुकान के अंदर बुलाया तो मैं उठकर उनकी दुकान में चली गई। गुड़िया, तुम्हारी चाची अभी तक नहीं आई क्या? तुम कब तक यहाँ बैठी रहोगी? अब तो रात भी होने वाली है और यहाँ सारी दुकानें बंद भी होने वाली है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, कल सुबह फिर आ जाना यहाँ, शायद तुम्हारी चाची यहाँ पर आ जाए। मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया तो वो मुझे समझाने के लिए मेरे करीब आ गए और ज़बरदस्ती मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। मैं घबराने लगी और उनकी गोद से निकलने की कोशिश करने लगी। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखा और ज़ोर से मेरे गाल को चूम डाला। मैं चिल्ला तो नहीं सकती थी, मेरा मुंह उन्होंने ज़ोर से अपने हाथों से बंद कर रखा हुआ था, लेकिन मैं अपने हाथ और पैर तेजी से चला रही थी और अपने नाखून से उनके हाथों को नोचने लगी। तो एकदम उन्होंने अपना हाथ मेरे मुंह से हटा दिया, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी गोद से निकलने ना दिया और अपनी बाजुओं की ताकत से मुझे जोर से जकड़े रखा। उससे पहले कि मैं जोर जोर से चिल्लाने लगती, उसने मुझे फौरन गिराया और दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजे पर हरे रंग का शीशा था जिसे आप अंदर से बाहर तो देख सकते थे, लेकिन बाहर से अंदर का हाल मालूम नहीं होता था। इसी बात का फ़ायदा दुकानदार अंकल ने उठाया और दरवाजे को लॉक कर दिया। फिर वह अपनी शैतानी मुस्कुराहट और हवस के लिए मेरे करीब आने लगा और उसने मेरे कपड़े फाड़ने लगा। फिर उसने मेरे दुपट्टे को ज़ोर से पकड़कर खींचा। एक छठी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची कितनी ताकत होगी। दुपट्टे के साथ साथ मैं भी उसकी तरफ खिंचती चली आई। उसकी शैतानी मुस्कुराहट बहुत गहरी हो गई। मेरी शहजादी इतनी डरती क्यों है? आजा मेरे पास, पुचकारते हुए बोला। अंकल, मुझे जाने दो। मैं रोते हुए बोली, हाँ तो चली जाना मेरी जान, और बारबी डॉल भी अपने साथ ले जाना। मुझे लालच देते हुए बोला, बस चीखना नहीं, जो मैं कहूँ करती जाना। नज़रें मुझ पर गाड़े बोला था। मैं सहम गई। अंकल, मुझे जाने दीजिए। मैंने एकदम अपने हाथ उसके सामने जोड़ते हुए माफ़ी मांगने लगी।
अपनी भूखी नज़रों से मेरे जिस्म के आर पार होने लगा और मेरे जिस्म को नोचने लगा। उसका दिमाग हवस की भूख में कहीं और पहुंच गया था, जहां से उसकी भूखी नज़रों को मेरी बेबसी नज़र नहीं आ रही थी। वह अपनी बेताबी में मेरे दुपट्टे को उतार फेंका और धक्का मारता हुआ मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी तेज चलती सांसें मैं अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। फिर उसके गलीज हरकत ने मेरे जिस्म को भूखे भेड़िए की तरह नोचने लगी थी। अंकल छोड़ दो मुझे, लेकिन उसके बेरहम हाथ मेरे जिस्म के लिबास को तार तार करने में बिजी थे। कोई मिन्नतें, कोई इल्तिजा, मेरी कोई आंसू उसको दिखाई नहीं दे रहा था। वह जान चुका था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मेरे अपने खूनी रिश्ते मुझे जानबूझकर बाजार में फेंक कर चले गए। बस एक जवान होती बच्ची एक अधेड़ उम्र की भूख मिटाने के लिए उसके पास मौजूद थी। वह कैसे इस मौका को जाने देता। मैं उसके आगे अब हिम्मत हारने लगी थी। मुझे ज़मीन पर गिरा चुका था। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी थी, या अल्लाह, तेरी ताकत में कोई ऐसा आदमी नहीं जो मेरी मदद कर दे। या अल्लाह, किसी को भेज दो, कोई तो मेरी मदद करे। मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है। मेरे लिए ये शब्द मुंह से निकलने की देरी थी कि दुकान में एक जलजला सा आ गया। हर चीज़ तितर बितर होने लगी। वह दुकानदार गंदा आदमी इस मौका पर दुकान में होती हलचल को देखकर डर गया। अभी उसे संभलने का मौका भी ना मिला था कि दुकान का दरवाज़ा आवाज़ के साथ पूरा पूरा खुल गया और दुकान के सारे शीशे किसी कांच की तरह टूटकर चकनाचूर हो गए। उससे पहले कि वह मुझे पूरी तरह निढाल करता, वह मुझे छोड़कर उठ खड़ा हुआ था। मैंने जल्दी दुपट्टा उठाकर खुले दरवाजे से बाहर निकली और नंगे पैर भागती हुई चली गई। बाजार अब खत्म हो चुका था। आगे रेलवे लाइन थी। अब मैं रेलवे लाइन के बीचों बीच भाग रही थी और पलटकर पीछे भी देखती जा रही थी कि कहीं वह आदमी मेरा पीछा ना कर रहा हो। लेकिन दूर दूर तक मेरा पीछा करता हुआ मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। रात सर पर आ पहुंची थी और कुत्ते की भौंकने की आवाज़ें चारों तरफ से आ रही थी। अब मुझे रोना नहीं आ रहा था, बल्कि मुझे ये फिक्र सताने लगी कि रात कहाँ बिताऊंगी। अचानक थक हार कर रेलवे लाइन के पास बैठ गई। मुझे दो मर्दों की आपस में बात करने की आवाज़ आई। मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने अपना सर उठाकर दाएं बाएं देखा, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आया। सामने मुझे एक प्लेटफार्म नज़र आ रहा था जिसके पास एक बड़ा सा पेड़ था। उसके नीचे एक बेंच पड़ा हुआ था। बिजली के चमकने पर एक मंदी सी बल्ब भी जल रहा था। उसे अंधेरे में रोशनी बिखर रहा था। मैं सिमट कर उसी बेंच पर जाकर बैठ गई। बरगद का एक पेड़ चारों तरफ फैला हुआ था। रेलवे के प्लेटफार्म के अंदर छोटी सी बने मकान में जो एक कोने पर थी और उसके दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला झूल रहा था। उसमें ही खिड़की थी जिसमें मैंने खोलने की कोशिश भी की थी, वह बंद था। या अल्लाह, मैं क्या करूं? रात कहाँ बिताऊंगी? अचानक मेरी नज़र बरगद के पेड़ पर पड़ गई। मेरी आंखें चमकने लगी। मुझे अपने बचाव का रास्ता नजर आ गया। मैंने सोच लिया, अगर मुझे कहीं और ठिकाना ना मिला तो मैं पेड़ पर चढ़कर रात बिता लूंगी। कम से कम रात इज्जत के साथ तो बीत जाएगी। एक ये टेंशन दूर होने के बाद अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। उससे भी कई गुना मुझे प्यास भी लगी थी। भूख की तो समस्या नहीं थी, मैं भूख तो बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन प्यास किसी तरह बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरा गला प्यास की वजह से सूखे जा रहा था। मैंने अपनी नज़रों को दौड़ाए हुए मुझे थोड़ी सी दूरी पर एक नलका नजर आया तो मैंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और तेजी से नल के तरफ बढ़ती ताकत जल्दी से पानी पीकर बरगद के पेड़ पर चढ़ जाऊंगी। ऐसा ना हो कि कोई और आदमी मुझे देख ले, फिर मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊं। उस ख्याल के आते ही मेरे पैरों तले से बिजली सी दौड़ गई और मैं भागते हुए नलके के पास पहुंची। नलका चलाया और उसके मुंह के तरफ मैं जल्दी से अपना मुंह लेकर पानी पीने लगी। अचानक अपने पास किसी के आने की आहट महसूस करके मैं एकदम तेजी से पीछे मुड़ी थी। मेरा दिल उछलकर मेरे हाथ में आ गया। वहाँ पर एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी मेरे सामने खड़ा था। मैं पीछे मुड़कर भागने लगी थी। वह आदमी मुझे देखकर कहने लगा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा मददगार हूँ और मैं इंसान नहीं जिन्नात हूँ। मैं उसे देखकर डर के मारे अल्लाह को पुकारने लगी। तुम्हारी पुकार सुनकर तो मैं तुम्हारे पास आया था और तुम्हारी मदद के लिए दौड़ा था और तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया था। अब तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो, तुम एक अनाथ बच्ची हो और तुम्हें मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और आज से हम दोनों साथ रहेंगे।
ऐसा करते हुए मुझे उसने बाजू से पकड़ा और उसके पकड़ते ही मैं बेहोश हो गई थी। मुझे पता नहीं, जब मेरी आंख खुली तो मैं बिल्कुल ऊपर वाली डालियों के बीचों बीच एक झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी के अंदर मैं सो रही थी। अचानक से उठ बैठी और जोर जोर से चीखने लगी। तभी वह आदमी दोबारा मेरे सामने आ गया और उसने कहा कि तुम डरो नहीं। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे मुजरिमों को उसके अंजाम तक पहुँचा दिया है और तुम अब मेरे साथ ही रहोगी। मुझसे वादा करो। फिर मैंने डरते डरते उससे पूछा कि तुम मेरी मदद के लिए क्यों? उसने कहा कि तुम पहले वादा करो, फिर मैं अपने बीते हुए कल में तुम्हें लेकर जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, पहले आप अपने बारे में बताएं। मैं और मेरी माँ एक साथ रहते हैं और हम भी तुम्हारी तरह अनाथ थे, पर मैं जिन्नात हूँ और तुम इंसान हो, और मैं किसी को इस तरह दिखाई नहीं देता। जो बहुत मजबूर और बहुत ही सताया हुआ हो, उन्हीं को ही दिखाई देता हूँ और उनकी ही मदद करता हूँ। और अल्लाह ने हमें किसी भी रूप में जाने की इजाज़त दी है। हमारे पास दौलत की कोई कमी नहीं होती है। हम जिन्नात में से भी अच्छे बुरे जिन्नात होते हैं और मैं और मेरी माँ एक अच्छे जिन्नात हैं जो कि अच्छाई का साथ देते हैं। तो लड़की, जहाँ पर तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा था, मैं वहीं से गुजर रहा था। मैंने देखा कि तुम चीखें मार रही हो और किसी को पुकार रही हो, तो मैं वहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आया था और तुम उस टाइम बहुत बेबस थी, इसलिए मैं तुम्हें उस दरिंदा और पापी दुकानदार से तुमको बचा लिया। और मुझे पता है कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है और एक तुम बेसहारा लड़की हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे माँ के पास चलो। मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। फिर मुझे ऐसे लगा कोई मुझे हवा में उड़ाकर ले जा रहा है। मेरी आंखें बंद थी। जब वो खुली, मैंने खुद को बरगद के पेड़ के सामने ऊंची वाली डाली पर बैठा हुआ दिखा। वहाँ पर एक मचान भी बंधी हुई थी। उस नौजवान ने मुझे जागता हुआ देखकर कहा कि मैं उस मकान में जाकर आराम से सो जाऊं। मैं उठने लगी तो मेरा पांव फिसल गया। उससे पहले कि मैं गिर जाती, उस नौजवान ने मुझे थाम लिया और मचान पर पहुंचा दिया। यहाँ पर खाना पीना भी रखा हुआ था। उसने मुझे खाना खाने को कहा। फिर वह न जाने कहाँ पर चला गया। मैंने डरती डरती खाना खाया और पानी पिया। पेट भरा तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगी और फिर अपने बाजुओं का तकिया बनाकर मैं वहाँ लेट गई। एक खिलौने से शुरू होने वाली उस सफ़र ने मुझे ज़िंदगी के सबसे गंदा सबक सिखाने वाले इंसान से मुझे बचाया था। मैं इस तरह अब खिलौनों से नफ़रत करने लगी थी, लेकिन अब मुझे अपनी हसरत से नफ़रत सी होने लगी थी। अगर मैं उस दिन चाची के बच्चों से खिलौना ना छीनती तो चाची के दिमाग में मुझे घर से निकालने का इतना भयानक आइडिया ना आता। मैंने उस दिन चाची के बच्चों से खिलौने छीन लिए थे। उनके बच्चों से मेरी जमकर लड़ाई झगड़ा हो जाता था। मैं रोते रोते कमरे में चली गई तो चाची कमरे में आई। मुझे कहने लगी कि तुम सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें दुकान से अलग से खिलौना दिलवा कर रहूँगी। वह पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। जब मैं उनके साथ बाजार खिलौने खरीदने के लिए आई तो वह मुझे यहाँ बाजार में छोड़कर घर चली गई। मैं नहीं जानती थी कि वह खिलौने के आड़ में मुझे यूँ घर से निकालेंगी। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। वह मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह मुझे मेरे ही घर से निकाल कर बाहर कर गई। उसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। काश मुझे इस बात का पता होता तो मैं उनकी कभी बात ना मानती, उनके साथ घर से बाहर ना निकलती। एक बीता हुआ कल मेरे सामने आने लगा और मेरे आंसू बहने लगे। चाची मुझे हमेशा रेशमा कहकर मेरे हाथ से खिलौने झट से अपने बच्चों को दे दिया करती थी और मैं कोने में बैठकर रोती आंखों को अपने हाथों से मलते रह जाती थी। बच्चों को खिलौनों से खेलता हुआ देखकर मेरा जी भी चाहता था और मुझे समझ नहीं आता तो उनके पास फिर दोबारा से खेलने चली जाती थी। वे अपने खिलौने समेटकर मुझसे छुपा लेते थे, वहाँ से उठकर चले जाते थे। ऐसे में सोचती कि काश मेरी भी माँ होती, शायद कोई एक आधा खिलौना मेरे हाथों में भी होता। माँ और पापा मेरी जिंदगी का वह चांद थे जिसके पास ना जा सकती थी, ना उनके बगैर रह पा रही थी। मेरे पापा जो एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन उनकी तनख्वाह बहुत कम थी। उनके बावजूद उन्होंने मम्मी को भी काम करने की इजाज़त नहीं दी थी। वह जैसे तैसे करके वह खुद ही घर का पूरा खर्च चला रहे थे। लेकिन उनकी अचानक मौत के बाद मम्मी का सहारा बिल्कुल टूट गया। वह खर्चा चलाने की कोशिश कर रही थी। लोगों के कपड़े सिलाई करते करते अपना और मेरा खर्चा उठा रही थी। इतना पैसा हो जाए वह मुझे आसानी से स्कूल भेज सके। घर के नज़दीक ही सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए उन्होंने पता करवाया। किताबें, ड्रेस के खर्चे मालूम होने पर थोड़ा परेशान सी हो गई थी। फिर उन्होंने सिलाई के कपड़े ज़्यादा सिलने शुरू कर दिए थे।
और मुझे पढ़ाने के लिए जिस तरह से मेहनत कर रही थी, इस बात का एहसास मुझे छोटी सी उम्र में भी बहुत ज़्यादा था। जब मेरे पापा जिंदा थे, पापा घर आते उसके बाद मम्मी मशीन पर काम नहीं किया करती थी, क्योंकि मम्मी का सिलाई करना पापा को पसंद नहीं था। लेकिन जब पापा रात को खाना खाने के बाद सो जाते तो मम्मी सिलाई करने छत पर बने कमरे में चली जाती। पूरी पूरी रात बैठकर लोगों के कपड़े ऑर्डर पर पूरा किया करती थी। यूँ पैसे जोड़ जोड़ कर उन्होंने मेरा ड्रेस और किताबें और एडमिशन की सरकारी फीस भी जमा करवा दिए थे। मम्मी बहुत खुश थी कि चलो उनकी बेटी की पढ़ाई का सब खर्चा सिलाई से ही निकल जा रहा है। वह नहीं चाहती थी कि मैं भी उनकी तरह अनपढ़ हो जाऊं। मेरे सरकारी स्कूल के एडमिशन पर चाची ने बड़ा मजाक बनाया। उनके हालात हमसे काफ़ी अच्छे थे। चाचा सब्जी मंडी का काम किया करते थे। उनका काम भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। उनके घर में रोज़ फ्रूट सब्जी खुली छूट थी। चाची खराब होने के डर से मोहल्ले भर में बांट देती थी, फिर अपनी सहेलियों को बांट देती थी, लेकिन हमें भूल कर भी ना पूछती थी। खुदा जाने वह हमसे किस बात का परहेज रखती थी। हर टाइम हमारी तरफ मुंह बनाए हुए रखती थी। जबकि कितनी बार भी हमारे घर आई, मम्मी उठकर उनका स्वागत करती थी और अच्छी चाय बनाकर उनके सामने रखा करती थी। लेकिन ये सलूक चाची ने कभी भी मेरी माँ के साथ नहीं किया था। मम्मी और मुझे कितनी बार भी चाची के घर जाने का मौका हुआ, वह तो माँ से कभी उठकर ना मिलती और ना ही हमें कभी पानी तक पूछा। हम सूखे मुंह उठकर उनके घर से आ जाते। कई बार मुझे मम्मी पर बहुत गुस्सा आता। चाची के आने पर इतनी आव भगत किस लिए करती हैं? तो मम्मी के चेहरे पर एक नरमी सी मुस्कुराहट आ जाती और वो मुझे कोसते हुए कहती, बुरी बात है, परहेज किया करो। घर में अल्लाह की रहमत होते हैं, उनके आने पर कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। अल्लाह की जात खफा हो जाती है। मम्मी की ऐसी बातें सुनने के बाद मेरे दिल में थोड़ी बहुत चाची के लिए जो मोहब्बत पैदा होती थी वह भी ख़त्म हो जाती। मेरी मम्मी की पढ़ाई बहुत ज़्यादा न थी। वह दूसरों से नफ़रत और इंतकाम के जज्बात उनके दिल में कभी भी पैदा नहीं हुए। हालांकि कई बार जब मैं चाची के घर उनके बच्चों के साथ खेलने जाती तो उनके बच्चों से मार खाकर रोते रोते मम्मी के पास आ जाती। लेकिन मम्मी कभी शिकायत लेकर चाची के पास नहीं गई। लेकिन जब चाची के बच्चे हमारे घर खेलने आते तो मेरी माँ के डर की वजह से मुझे मार ना पाते, लेकिन किसी न किसी बात को बहाना बनाकर मुझसे लड़ते और चाची को शिकायत लगा देते तो चाची जल्दी से भागती हुई ऊपर आ जाती, मम्मी के साथ लड़ने लग जाती थी। ऐसे में मैंने मम्मी को हमेशा बर्दाश्त करते हुए देखा। चाची और उनके बच्चों के हरकतों की वजह से मैंने उनके साथ खेलना छोड़ दिया था और नीचे हिस्से में भी अब अकेली चाची ही रहा करती थी। लेकिन जब मम्मी जाती तो मैं उनके साथ चली जाती। सरकारी स्कूल जाने से पहले मैं अपनी सफ़ेद सलवार नीली कमीज वाली यूनिफॉर्म पहनकर जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी तो चाची बहुत हंसकर बोली, उन्हें भी तुम्हारी तरह स्कूल जाने की होड़ पैदा हो गई है। अपने बच्चों के बात करते हुए बोलती। उनके बच्चे भी हंसने लगे। उनके बच्चे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, जिनकी यूनिफॉर्म भी बहुत अच्छी होती थी। पैंट शर्ट के साथ नई कोट, खूबसूरत महंगे बस्ते चमचमाते स्कूल जाते थे। मैं तो बस उन्हें देखती रह जाती थी और वे सब मिलकर मेरी ड्रेस पर हंसते थे। कार्टून नीली कमीज, सादी सलवार, मोटे कपड़े से बना हुआ बस्ता, सरसों की तेल लगाकर बनाई हुई बालों की चोटियाँ और कंधे में लटका हुआ बैग, सब मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं लगता था। इसलिए मुझे उनके हंसने की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी और वे मेरे सामने ही गाड़ी में बैठकर स्कूल जाया करते थे। मेरा स्कूल भी उनके रास्ते में ही पड़ता था। वे चाहते तो मुझे अपने पास बिठाकर स्कूल के पास उतार सकते थे, लेकिन चाची के डर की वजह से अगर चाहते भी होंगे तो नहीं कह पाते होंगे। खैर, मुझे उनकी गाड़ी में बैठकर स्कूल जाने की परवाह भी नहीं थी। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी खुशी थी कि मैं आज स्कूल जा रही थी। मम्मी ताला लगाकर सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई तो चाची ने मम्मी को रोका और कहा, भाभी किधर जा रही हैं? उनके शब्द बड़े नखरीले थे। मम्मी ने कहा, रेशमा को स्कूल में दाखिला करवा दिया है, आज उसका पहला दिन है, उसे छोड़ने के लिए जा रही हूँ। फिर कल से वह खुद ही जाया करेगी क्योंकि स्कूल भी नज़दीक है। मैं मम्मी ने जवाब दिया तो चाची ने बहुत तंग सा मुंह बनाया और मम्मी से कहा, भाभी सठिया गई हो क्या? बेटी को कौन पढ़ाता है? उसे कुछ घर का काम सिखाओ। कोई झाड़ू पोछा, चूल्हा चौका, कढ़ाई सिलाई, यही काम आनी चाहिए। लड़कियां तो पराया धन होती है। कोई माँ बाप घर थोड़ी पड़ी रहेंगी। उन्हें तो ब्याह कर विदा होकर दूसरे के घर जाना होता है। जिनके यहाँ बेटे होते हैं उन्हें स्कूल पढ़ाना तो मजबूरी है, क्योंकि कल उन्हें ही घर की जिम्मेदारी संभालनी होती है। लड़कियों का क्या हक है पढ़ाई पर? चाची बड़ी जलती हुई मम्मी से बोली थी।
मम्मी को बेटा ना होने का एहसास बातों ही बातों में दिलाती रहती थी। मम्मी उनकी सारी बात सुनती और फिर बहुत संजीदगी से चाची को जवाब दिया, लड़कियों को भी पढ़ने का हक हमारे समाज में है, क्योंकि हमारे समाज में आदमी औरत दोनों का बराबर का हक रखते हैं। झाड़ू चौका घर बारी तो बेटियों की ज़िंदगी में शामिल होती है, उन्हें सिखानी नहीं पड़ती, बल्कि जब उनके सर पर पड़ती है तो वह खुद ही आ जाती है। ये कहकर मम्मी ने मेरा बाजू पकड़कर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। जब स्कूल के पास पहुंची तो मम्मी ने मुझे कहा, तुम किसी के भी बातों को अपने दिल पर मत लेना, बल्कि अपनी सारी ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाना, जिससे तुम कल दुनिया में सर ऊंचा करके चलोगी। मम्मी की बात पर सर हिलाया और स्कूल के गेट के अंदर चली गई, जहां एक बहुत खूबसूरत दुनिया मेरे इंतजार में थी। हर तरफ स्कूल यूनिफॉर्म में पहनी हुई लड़कियों को देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ था। हमें अपने पढ़ाई में पूरा ध्यान देने लगी थी, लेकिन दिन ब दिन मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। फिर एक दिन माँ ने डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि उनको कैंसर है। डॉक्टर ने लंबा चौड़ा पर्ची दवाई का पकड़ा दिया, लेकिन मेरी मम्मी ने चुपचाप आकर वह पर्ची दबाकर घर में रख दिया, क्योंकि उनके पास अब ज़्यादा पैसे भी नहीं थे इलाज के लिए। और एक दिन वह अपनी बीमारी से लाचार होकर इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। अब तो मेरे सर पर ना माँ का साया था ना बाप का। चाचा चाची तो मुझ पर पहले भी मेहरबान नहीं थे, अब तो उन्होंने मेरे ऊपर वाले घर को किराए पर दे दिया था और पूरा कब्जा उन्होंने कर लिया था। और मुझे उन्होंने एक नौकरानी के तौर पर 2 टाइम की रोटी दे दिया करती थी। उसके बदले में उनका घर का सारा काम किया करती थी। अब वह दोनों मुझसे ज़रा भी मोहब्बत नहीं करते थे और मुझे ताना दिया करते थे, मनहूस अपने माँ बाप को भी खा गई। कभी उनके बच्चों से लड़ाई हो जाती तो मुझे बच्चे भी मारा करते थे। चाचा चाची दोनों मुझ पर टूट पड़ते थे। लास्ट में वे लोग मेरा खर्चा भी उठाना नहीं चाहते थे, इसलिए मेरी चाची ने मुझे घर से इतनी दूर तन्हा बाजार में छोड़ दी थी। मेरी इज्जत तार तार हो जाएगा उसका तसव्वुर भी मैं नहीं कर सकती थी। मैं अपने बीते हुए कल के पन्ने को पलटते हुए मेरा दिल धक से हो गया, तो मैंने करवट बदल ली और फिर डर कर उठ गई, क्योंकि सामने वही नौजवान बैठा था। अंधेरे में उसके चेहरे के नक्श मोटे मोटे लग रहे थे, मगर उसकी आंखें चमकदार थी। फिर धीरे से बोला, जॉनी जिन्नात हूँ मैं, मेरा नाम जॉनी जिन्नात है, लेकिन तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मुझे मालूम था वह मुझे कुछ नहीं करेगा, वरना मेरी मदद करता ही क्यों। मुझे खुद को तसल्ली दी और फिर पूछा कि तुम यहाँ क्यों। जॉनी, जिसने अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से कबीले वालों ने निकाल दिया था, वह बोला, मुझसे मेरी मोहब्बत सारी ताकत भी छीन ली गई है। उन्हें दोबारा हासिल करने में मुझे 5 साल लगेंगे और मैं तुम्हें हर टाइम अपने साथ नहीं रख सकता हूँ। मेरी माँ एक बहुत नेक दिल औरत है, उनके पास मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वे औरत जिन्नातों से बातें करती हैं और मेरी उस्ताद भी हैं। जब मेरे 5 साल पूरे हो जाएंगे मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने हैरानी से पूछा कि अगर तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ चलना चाहोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, वरना नहीं। ये फैसला मैं तुम पर ही छोड़ देता हूँ। उसकी बात से मेरे दिल को बहुत तसल्ली महसूस हुआ। अगली सुबह मुझे अपनी माँ के पास ले गया। माँ के नूरानी चेहरे पर मेरी नज़र पड़ते ही मुझे ऐसा हुआ जैसे मैं अपनी माँ के पास आ गई हूँ। मम्मी बहुत नमाजी और नेक औरत थीं। यहाँ के लोग उन्हें बहुत मानते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे। हर टाइम खुदा की इबादत में बिजी रहती थी। मेरे ख्वाहिश करने पर उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिला करवाया और जब मैंने 10वीं पास कर लिया तो मेरी ख्वाहिश पर ही पूरा करने पर उन्होंने मुझे कॉलेज में भी एडमिशन करवा दिया। उनकी कमाई का जरिया था ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे इतना पता था कि उस घर में बड़ी बरकत है। किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस ना होती। जब भी मुझे किसी चीज़ को खाने का दिल करता तो जल्दी मुझे मिल जाती, तो मेरा हर तरह से ख्याल रखा करती थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं उनके चेहरे पर कुछ असर देख रही थी। उनका चेहरा इतना जलाल था कि मुझे उनसे पूछने में भी डर लगता था, लेकिन मेरी शक्ल देखकर वह मेरी परेशानी को भांप लेती थी। और एक दिन कहने लगी, तुम कॉलेज किस काम के लिए जाती हो उतना ही करके वापस आया करो, तुम्हारे लिए अच्छा ही है। ये कहकर वह कमरे में बाहर चली गई, लेकिन उनकी बातें मेरे दिल में चुभ गई। वह जान गई थी कि मुझे उनकी बातें बुरी लगी है। दरअसल कॉलेज में एक लड़का जो बहुत ही हैंडसम था, कुछ दिनों से मेरी उससे बातचीत बढ़ गई थी। शायद यही बात मेरी माँ को नापसंद थी। उन्होंने अपने जिन्नाती ताकत से पता लगा लिया था, इसलिए उन्होंने थोड़ा गुस्से के अंदाज में मुझे डांटा था। मुझे भी तो अपनी पसंद की शादी करनी थी, ऐसे में सारी ज़िंदगी नहीं बिता सकती थी।
मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि अचानक मुझे एक खुशबू अपने इर्द गिर्द महसूस हुई। खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। कहीं जिन्नात जॉनी तो नहीं आ गया? उसने 5 साल बाद आने को कहा था। 5 साल पूरे हो चुके थे। मुझे कल की बात लगती थी। मैंने गर्दन घुमाकर दाएं बाएं देखा, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई न दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो हमारे क्लास में एक नया लड़का स्कूल में एडमिशन लेकर आया। पहले दिन ही वह लड़का अजीबोगरीब सा लगा। लंच के टाइम भी क्लास के अंदर बैठा रहा और अनवर गैलरी में आकर बैठ गए। बातें करते करते मुझे बार बार एहसास हुआ जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मैंने दाएं बाएं देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। सभी स्टूडेंट अपने काम कर रहे थे। अचानक मेरी नज़र अपनी क्लास की खिड़की में पड़ी, जिसके पास ही वह लड़का बैठा हुआ था और मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी बात थी। उसे मुकम्मल करते हुए दोबारा अनवर से बातें करने लगी, लेकिन बार बार घूरने का एहसास मुझे हो रहा था। एहसास मुझे कॉलेज के अलावा घर में भी होने लगा था। इसके अलावा एक अजीब सी खुशबू भी महसूस होती थी। अब अनवर को मेरे साथ कॉलेज में करीब करीब 2 साल हो गए थे और मैं अनवर को हद से ज़्यादा शरीफ समझती थी। अगर मैं अपने भविष्य का कोई साथी चुनती तो यकीनन अनवर ही होता। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था। बस इंतज़ार था कब अनवर मुझे प्रपोज करेगा। एक दिन मैं और अनवर लाइब्रेरी के आंगन में बैठने लगे तो उसी समय नीचे गिर गया और बेहद परेशान नजर आने लगा। मुझे किसने धक्का दिया? वह बार बार इसी बात की तकरार करता रहा था। किसी ने तुम्हें धक्का नहीं दिया है, अगर मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। लेकिन वह बहुत ही डरी हुई नज़रों से दाएं बाएं देखने लगा। फिर हम जो लाइब्रेरी से बाहर निकले हुए, अजीब सा लड़का लाइब्रेरी के अंदर किसी अंधे की तरह घुसा था और गुजरते हुए अनवर के कंधे से टकराया था। अनवर लड़खड़ाते हुए गिरते गिरते बचा। अपने आप को संभालते अनवर के कंधे में दर्द शुरू हुआ। वह पेन किलर लेने लगा। मेडिकल स्टोर आया, साथ में मुझे भी लेकर गया। मुझे उसने प्रपोज कर दिया और मुझे आइसक्रीम खिलाने ले गया। मैंने मना करती रही, लेकिन वह जिद कर रहा था और नाराज ना हो जाए इस ख्याल से मैं उसके साथ चली गई। अचानक मुझे अपने चेहरे पर एक स्पर्श महसूस हुई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन फिर मुझे अपना वहम लगा। मैंने जो ही उसको चलने को कहा तो उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और एक मखमली बॉक्स मेरे सामने रख दी। मैं हैरान थी। उसे देखा तो उसने बॉक्स खोल दी। उसमें चांदी की अंगूठी थी। फिर उसने वह मेरी उंगली में पहना दी। आज से तुम मेरी मंगेतर हो, तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? मैंने शर्मा कर अपना हाँ में सिर हिला दिया और हाँ कर दी। मैं बहुत जल्दी अपनी मम्मी को तुम्हारे घर ले आऊँगा, लेकिन वे आजकल बहुत बीमार है। मुझे कहने लगा सुहाना, तुम एक बार मेरी माँ से मिल लो। मैं परेशान नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी थी। नहीं मम्मी, मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देगी। मैंने उसे कहा तो वह धीरे से बोला, तुम कॉलेज टाइम में ही मम्मी से मिल लेना। मैं इस बात पर तो राज़ी हो गई थी। जब मैं कॉलेज में गई तो उसकी माँ तो कॉलेज में नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि मैं उसे सरप्राइज़ कर देती हूँ। मैं उसके घर पहुँच गई। घर में देखा तो वह एक बहुत ही नशेड़ी आदमी था। वह नशा करके बैठा हुआ था। ना ही उसके घर में कोई माँ थी। वह मुझसे झूठ बोल रहा था। मैं तो ये सब देखते ही बिल्कुल हैरान हो गई थी। फिर मुझे कहने लगा, बस यूं ही अकेला रहता हूँ तो थोड़ा बहुत पी लेता हूँ। फिर उसने मुझे बैठने को कहा। मैं बहुत डर रही थी और फिर उसने और दोस्तों को फ़ोन करके बुलाया और अंदर से दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। एक बार फिर से मैं बेबस हो गई थी। इस बार फिर से जोनी जिन्नात ने आकर मुझे बचा लिया था। उससे पहले कि मैं रुस्वा हो जाती, जोनी जिन्नात एक बार फिर मेरी ज़िंदगी और मेरी इज्जत बचाने के लिए वहाँ पर आ गया। उसने लड़कों की ऐसी दर्दनाक पिटाई की, ज़िंदगी भर किसी लड़की के तरफ देखना भी गवारा नहीं करेंगे। और फिर मुझे वहाँ से लेकर मम्मी के पास पहुँचा। मम्मी ने मुझे सीने से लगाया और कहा कि तुमने जो चाहा मैंने करने दिया, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि तुम्हें हर तरह की आज़ादी दूंगी, लेकिन तुमने उस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। क्यों बेटा? वह मुझसे थोड़ी नाराज़ थी। मैंने अपना सर झुका लिया। माँ ने कहा, वो पूरे 5 साल बाद तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता था। फैसला तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो मुझसे शादी करके मेरे साथ जा सकती हो, वरना यहाँ मम्मी के पास रहो। जोनी जिन्नात ने धीरे से कहा तो मैं रोते हुए जोनी जिन्नात के सीने के साथ लग गई। मुझे आपके साथ ही रहना है। इंसानी बस्ती में रिश्ते ने मेरे साथ बहुत धोखा किया है। मुझे यहाँ नहीं रहना। रोते हुए बोली तो जोनी जिन्नात ने मुस्कुरा दिया और वह मुझसे सच्चा प्यार करता था और सबूत उसके सच्चा होने के लिए काफ़ी था। उसने अपनी सारी ताकत होने के बावजूद
मुझ पर अपनी मर्जी नहीं थोपा, ना ही ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। और उसने मुझे तसल्ली से अपना लिया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब दूर दूर तक डर और खौफ नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं थी। अब मैं जॉनी जिन्नात के बच्चों की माँ बन चुकी थी, जो इंसान और जिन्नात दोनों ही थे। एक दिन जॉनी जिन्नात मुझे घुमाने के लिए ऐसी जगह ले गया जिसे मैं बहुत डर गई। जब मैंने अपने चाचा और चाची का हाल देखा तो रोने लगी थी, क्योंकि वह बहुत बुरे हाल में थे और दोनों एक एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ पांव गंवा बैठे थे। और जिन बेटों पर बड़ा गुरूर किया करती थी, वे बेटे माँ को रखने से मना कर गए थे। अब दोनों अपाहिज घर में एक रोटी के लिए तरसते थे और कोई रोटी देने वाला नहीं था। जब मैंने उनका ये हाल देखा तो उनसे लिपट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। चाचा चाची ने कहा कि हमें अपने किए की सज़ा मिल गई है। बेटी, मैंने तो तुम्हें भेड़ियों के हवाले कर दिया था, लेकिन आज हमारी जान बचाने के लिए तुम आ गई हो। मैंने अपने चाचा और चाची को माफ़ कर दिया और मैं अपने घर उन दोनों को ले आई। आज हम सब मिलकर साथ रहते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में, अगली वीडियो में। धन्यवाद सभी दोस्तों का। बाय बाय।